नमस्कार। आज हम कक्षा 9 हिंदी गद्यखंड पाठ 2 लासा की ओर समझाएंगे। उनके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनका जन्म सन 1893 उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। उनका देहांत सन 1963 में हुआ। उनकी पुस्तकों की संख्या 150 है। अब हम पाठ परिचय समझाएंगे। यह यात्रा वृत्तांत है। जब लेखक ने यात्रा की, वहाँ की कुछ जगह की, अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताया, वैसे ही यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। जब लेखक अपने यात्रा के दौरान तिब्बत गया, वहाँ उनकी क्या क्या अनुभव हुए, कैसे उनकी परिस्थितियाँ देखी और क्या क्या किया, वहाँ जाकर उसी के बारे में बताया। बौद्ध धर्म को बारीकी से जानने के लिए तिब्बत जाने का निश्चय कर लिया। अपने बौद्ध भिक्षुक सुमति के साथ उन्होंने वहाँ जाने की योजना बनाई। 1930 की बात है, तो यहाँ पर आज़ादी नहीं थी। भारत जो गुलाम था और तिब्बत में भारतीयों के आने की मनाही थी। कोई भी भारतीय वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन लेखक को जाना था। लेखक अपने मित्र के साथ वह जाने के लिए तत्पर था। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छद्म वेश में वहाँ जाने की योजना बनाई। छद्म वेश वह होता है जो अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरा रूप धारण कर लेता है। उन्होंने एक भीख मंगे का रूप अपनाया। भीख मंगे के वेश में दोनों मित्र सुमति और लेखक चल पड़े तिब्बत की यात्रा पर। वे लोग नेपाल के रास्ते पर तिब्बत की यात्रा पर गए। ये रास्ता व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। काफ़ी समय पहले चीनी सैनिक अपनी छावनियाँ और किले बनाकर रहते थे। अब वो सैनिक वहाँ पर नहीं थे, लेकिन तिब्बती लोगों ने वहाँ उन किलों में अपने घर बना लिए थे। तिब्बत का समाज उस समय बहुत खुले विचारों वाले थे। उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा और छुआछूत की भावना वहाँ पर नहीं थी। दोनों मित्र एक ऐसे ही घर में चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बती चाय हमारी चाय से थोड़ी अलग होती है। उनकी चाय में दूध की जगह नमक, सोडा और मक्खन पड़ता है। यदि यात्री को यह जरा सी भी शंका हो कि उनका मक्खन चुरा लिया जाएगा, तो वो स्वयं घर के अंदर जाकर खुद चाय बना लेते हैं या किसी को भी बोल सकते हैं। दोनों वहाँ पर चाय का आनंद लिया और वहाँ से आगे थोरला की ओर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर बहुत अच्छा स्थान रहने के लिए मिला, क्योंकि सुमति वहाँ पर बहुत से यजमान थे और वे लोग समय से पहुँच गए। हालांकि भीख मंगे के वेश में थे, फिर भी वहाँ रहने के लिए जगह अच्छी मिल गई। सुमति के कारण 5 सालों के बाद वे लोग वापस आए थे, तो उन्हें स्थान नहीं मिला रहने के लिए। हालांकि उस समय वे भद्र यात्री के रूप में थे, क्यों वे देरी से पहुँचे थे और वहाँ के लोग शाम को छड़ पीकर मदहोश रहते हैं। छड़ एक नशीला पदार्थ है जिसे पीकर व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता। वो नहीं जान पाता है कि क्या बात सही है और क्या गलत। तो उन्हें भद्रवेश में भी उन्हें वहाँ अच्छा स्थान रहने के लिए नहीं मिला। डांडा बहुत ही खतरनाक स्थान माना जाता है। वो डाकुओं के रहने के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। डाकू हर समय वहाँ हथियार लेकर चलते रहते हैं। यात्रियों को वे लोग पहले मार देते हैं, फिर लूट लेते हैं। वे यह नहीं देखते थे कि उनके पास कुछ है या नहीं। लेखक जो भीख मंगे के वेश में थे, उन्हें लूटने का इतना डर नहीं था, और जहाँ कहीं डाकू जैसे दिखाई देने वाला हो तो टोपी उतार कर मांगना शुरू कर देते। आगे लंकोर की चढ़ाई देखकर लेखक
बहुत डर गए। लेखक को लगा कि बहुत चढ़ाई है, पैदल तो पार हो सकेगी नहीं। उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा कि इस चढ़ाई के लिए 2 घोड़ों का प्रबंध कर दिया जाए। हम अगले दिन घोड़ों पर वहां जाएंगे। अगले दिन दोनों मित्र अपने साथियों के साथ चल पड़े। रास्ता बहुत दुर्गम था, बहुत सी कठिनाई आई, लेकिन जब वो ऊपर जाकर पहुँचे तो 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। एक तरफ हिमालय की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी थी और दूसरी तरफ बिल्कुल खाली इलाका, हरियाली भी नहीं। वहाँ पर पहुंचकर दोनों की थकान उतर गई। कुछ समय वहाँ विश्राम करने के बाद, घूमने के बाद वे लोग वापस चल पड़े। वापस आने बाद जो लेखक का घोड़ा था वो थोड़ा सुस्त था। लेखक ने सोचा शायद चढ़ाई के कारण थोड़ा थक गया है। उसे मारा नहीं और धीरे धीरे चलता रहा, आगे बढ़ता गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी साथी वहाँ पर नहीं था। कुछ आगे जाकर पर रास्ता अपरिचित सा नज़र आया। उन्हें लगा कि हम रास्ता भटक गए हैं। आसपास पूछा। बड़ी मुश्किल के बाद वो वापस सही रास्ते पर आए। जब वापस आए तो उनका मित्र सुमति उनका इंतज़ार कर रहा था। तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें पहुंचने के लिए देर हो रही थी और शाम भी हो रही थी। लेखक ने अपनी पूरा दोष घोड़े के ऊपर डाल दिया और कहा कि मेरी गलती नहीं है, ये तो घोड़े की गलती है, मैं क्या करता। अब दोनों मित्र वहाँ से आगे तिंगड़ी की ओर प्रस्थान किया। तिंगड़ी में लेखक के और सुमति के बहुत ही यजमान थे। सुमति वहाँ पर उन लोगों को गंडे बांटते थे, जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते और मंत्र लिख कर गांठ लगाते। इन लोगों की उनमें बहुत आस्था थी। इसके बांधने से बहुत सी ऊर्जा मिलती है, तो वो बांट रहे थे। वह सुमति ने आसपास के गांव में जाना चाहते थे, लेकिन वह गंडे ख़त्म हो गए थे। लेखक को लगा कि अब सुमति आसपास की जगह जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेखक ने उनको मना कर दिया और कहा कि लासा वापस चलते हैं, वहाँ पहुंचकर मैं कुछ रुपए दूंगा। सुमति ने बात मान ली। वहाँ से चले बिहार की तरफ। तिब्बत से उस समय जो ज़मीनें थी वहाँ पर, तो वो जागीरदारों में बटी और उसकी देखरेख करने के लिए बौद्ध भिक्षु को रखा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। ऐसे ही शेखर विहार की जो जागीर थी, वहाँ के जागीरदार भिक्षु नमसे, वे बहुत ही भद्र पुरुष थे। जब दोनों मित्र नमसे के पास पहुँचे तो नमसे ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। लेखक सुमति ने देखा कि वहाँ बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें पड़ी थी। उन्हें देखकर लेखक के मन में उन्हें पढ़ने का विचार आया। उन्होंने सुमति से कहा कि आप आसपास के यजमानों के पास जा सकते हैं, तब तक मैं ये पुस्तकें पढ़ लेता हूँ। लेखक ने सोचा कि वो वहाँ से 2-3 दिन बाद लौटेंगे, तब तक मैं पुस्तकें पढ़ लूँगा। अंत में जब सुमति गंडे देखकर वापस शेखर विहार आए तो उन्होंने अपना सामान पीठ पर लादा और वापस अपने घर की तरफ चलने के लिए नमसे से विदा ली और सुमति और लेखक चल पड़े।